Welcome back, students. Let's solve question number 2. The gravitational force between the two objects is F. दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. How will this force change if the distance between them is reduced to half? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को आधा कर दिया, मतलब कि both these objects are brought closer. Both these objects are brought close to each other. और second part, mass of each object is quadrupled. Quadrupled का मतलब है जैसे distance तो वही रहा, लेकिन 4 गुना भारी कर दिया ऑब्जेक्ट को. कि अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स में कितना डिफरेंस आएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको भी पता है कि किसी भी दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू. आर यहाँ रेडियस नहीं है बेटा, आर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है. आप खुद भी सोचो, अगर चीज हम दूर करते जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी और पास करते जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन कि एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. Now, when the distance between them is reduced to half, मतलब जो नया डिस्टेंस है r डैश रिप्रेजेंट करता है नए डिस्टेंस को, ये पुराने डिस्टेंस का हाफ है, हाफ ऑफ द ओल्ड डिस्टेंस. तो नया फोर्स भी यही है, नए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. पुराना फोर्स पुराने डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नया फोर्स नए डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं 2. अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट बाय लेफ्ट और राइट बाय राइट, तो लेफ्ट f डैश बाय f और राइट में आता है 1 अपॉन r डैश स्क्वायर बाय 1 अपॉन r स्क्वायर. अब जब भी कभी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टर्म की दोनों टर्म्स होती है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर की भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो हम फर्स्ट और फोर्थ को और सेकंड और थर्ड को इकट्ठे रखते हैं. फर्स्ट और फोर्थ ऊपर आ जाती है, 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगी और 1 मल्टीप्लाइड बाय आर डैश स्क्वायर डिनोमिनेटर फॉर्म करेगी. तो यहां से f डैश बाय f इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय r डैश स्क्वायर. अब आपको लगेगा कि यहां तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, इक्वल टू साइन कैसे लग गया? तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, जो कांस्टेंट यहां लगा होगा वही कांस्टेंट यहां लगा होगा. तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो वही सेम कांस्टेंट न्यूमरेटर में, वही सेम कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे कि नेट जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी. नाउ f डैश नया फोर्स बाय f पुराना फोर्स इज इक्वल टू r स्क्वायर पुराना डिस्टेंस बाय नया डिस्टेंस का स्क्वायर था. अब नए डिस्टेंस की स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ द ओल्ड डिस्टेंस. तो मैं यहां से r डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर देती हूँ 1 बाय 2 r का होल स्क्वायर. r डैश को सब्सटीट्यूट किया मैंने 1 बाय 2 r से, r डैश इज रिप्लेस्ड बाय 1 बाय 2 r, और क्योंकि r डैश का स्क्वायर था तो इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर. r स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया. यहां से f डैश बाय f किसके इक्वल आया है, 4, तो f डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ f. द न्यू फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. Second part of this question, how this gravitational force will change if mass of each object is quadrupled.
अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट के मास को, डिस्टेंस इसका मतलब सेम रहा, मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को 4 गुना भारी कर देता हूं, तो फिर फोर्स की वैल्यू में कैसे चेंजेस आएंगे? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे कि न्यूटन लॉ कहता है फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। अच्छा, ये तो पुरानी कंडीशन थी। अब क्या हुआ? मास दोनों ऑब्जेक्ट का क्वाड्रपल हो गया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 4 टाइम्स ऑफ m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास भी 4 टाइम्स हो गया पुराने मास के m1 डैश, नया मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 4 टाइम्स उसके पुराने मास के, m2 डैश सेकंड ऑब्जेक्ट का नया मास पुराने मास से 4 गुना ज्यादा हो गया। नाउ f dash new force is now proportional to new masses, product of the new masses। पुराना फोर्स पुराने मासेस के प्रोपोर्शनल है, नया फोर्स नए मासेस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूँ तो कांस्टेंट लगाऊंगी। कांस्टेंट मान लीजिए k आता है, वैसे तो यहाँ g आता है, बट एक ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं कि यहाँ पर भी वही रहेगा। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगी तो वही कांस्टेंट आएगा, f डैश इक्वल्स टू के m1 डैश m2 डैश, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की तो वैल्यू चेंज नहीं करती। अच्छा, अब इक्वेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। f डैश न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स, राइट लेफ्ट साइड वाली टर्म के नीचे लेफ्ट साइड वाली टर्म, राइट साइड वाली टर्म के नीचे राइट साइड वाली टर्म। तो f डैश बाय f इज इक्वल टू, ये वाली लिख के देख लेते हैं इक्वल वाली, के राइट साइड वाली टर्म m1 डैश m2 डैश बाय m1 डैश बाय m1 m2। तो f डैश बाय f इज इक्वल टू m1 डैश m2 डैश बाय m1 m2। कांस्टेंट का हम लेकर देखें तो जो कांस्टेंट राइट साइड पर इसमें लगा है वही कांस्टेंट राइट साइड पर न्यू फोर्स में लगा है, तो डिवाइड करने पर दोनों कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास इक्वेशन बनेगी f डैश बाय f इक्वल्स टू m1 डैश m2 डैश बाय m1 इंटू m2। नया मास पुराने मास के 4 टाइम्स है, तो m1 डैश की जगह लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड मास, m2 डैश की जगह भी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड मास बाय m1 इंटू m2। मैथ्स और इंग्लिश को अलग करेंगे, 4 इंटू 4 16, m1 इंटू m2 बाय m1 इंटू m2, m1 m2 से कैंसिल हो गया, f dash by f comes out to be 16, new force is 16 times of the old force। Now question number 3, this is on equation of motion। कहते हैं a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, और जब फेंकते हैं तो स्पीड लगाते हैं कुछ, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। शुरू में जो स्पीड लगती है उसको लिखते हैं u, और किसी जर्नी के लास्ट में जो स्पीड होती है दैट इज फाइनल स्पीड एंड इज डिनोटेड बाय v। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। जब ये धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये वहां जाके रुकेगा जहां इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो एट लास्ट पॉइंट जब ये रुक रहा है, जहां पर ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है, वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कभी भी कोई भी बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है या ऊपर से ड्रॉप की गई है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर वाली जो वेलोसिटी होती है, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो फाइनल हो, दैट इज ऑलवेज 0। तो स्टार्टिंग स्पीड बॉल को जब फेंका गया तो 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, और लास्ट में जब बॉल रुकी तब उसकी स्पीड 0 थी, और इस दौरान एक्सेलरेशन कितनी थी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब इससे हमें कैलकुलेट करना है हाइट। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मुझे कैसे पता चला इक्वेशन थर्ड ही अप्लाई करनी है? तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लिखो। फर्स्ट इक्वेशन में तो हाइट को सॉल्व करने के लिए कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं कर सकती हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम चेक करेंगे सेकंड इक्वेशन,
h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। अब इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है। देखो, हाइट के अलावा सारे पैरामीटर गिवन होने चाहिए। u की वैल्यू तो मुझे गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर एक इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल आ जाते हैं तो भी मैं उस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकती। नाउ चेक थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49, 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी -9.8। ऊपर जाते हैं तो -9.8 और नीचे आ रही है तो +9.8 और मल्टीप्लाइड बाय h हाइट। h इक्वल्स टू 49 इंटू 49 माइनस था यहाँ, और बाय 2 इंटू 9.8 यहाँ भी माइनस था, माइनस लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों कट गए। मेरे पास आया 49 इंटू 49 बाय 2 इंटू 9.8। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 10। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो ये बनेगा 2, 2 से कैंसिल आउट करूंगी तो 24.5, और फिर दोबारा 2 से कैंसिल करूंगी तो 12.25। मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, जो आंसर कितना बनेगा 122.5 मीटर्स। नाउ द सेकंड इज टोटल टाइम दैट इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाकर वापस नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब मुझे ये पता है कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है। मैं एक रूट को तो कैलकुलेट कर सकती हूँ, दोनों रूट को अलग इक्वेशन लगा के कैलकुलेट करूंगी, साथ में कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टू कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वी आर अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन यहाँ कैसे पता चला इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख कर देखी। टाइम का पैरामीटर मुझे निकालना है, वो है इसमें टाइम का पैरामीटर गिवन है, सिंबल है जो जिससे कि सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सारे पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। v वैल्यू गिवन है, u वैल्यू गिवन है, g वैल्यू गिवन है, t अननोन है केवल, तो वो निकल आएगा। पुट करेंगे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u की वैल्यू 49, g की वैल्यू -9.8 मल्टीप्लाइड बाई t। ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 0 इक्वल्स टू 49 माइनस 9.8 इंटू टी। लेफ्ट साइड लेकर जाइए, 49 माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 49 इक्वल्स टू 9.8 इंटू टी। टाइम इक्वल्स टू 49 बाई 9.8। कट करके मेरे पास कितना आया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड आने में, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम जाने का, टाइम आने का, दैट इज 2t। 2t इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो मेरे पास टोटल टाइम जाने से लेकर आने तक का कितना हो गया 10 सेकेंड। और अगर सिर्फ पूछा होता जाने जाने का कितना टाइम है तो दैट इज 5 सेकेंड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज कि वेट अगर हमें अर्थ पे दिया है, मून पे कैसे कैलकुलेट करना है, मून पे दिया है, अर्थ पे कैसे कैलकुलेट करना है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। वेट ऑफ अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट किसी भी चीज का किसके इक्वल होता है, उसका मास, और जहां पर वो है वहां पर कितना ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई करने पर आता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and gravity of that place where you are measuring the weight of the object. The weight of a man on the surface of earth is 588 Newton. Find his mass taking gravity 9.8 meter per second square. If the man were taken to moon, his weight would be 98 newtons. Calculate his mass on the moon. तो अर्थ पे वेट कितना दे रखा है 588, ग्रेविटी अर्थ की 9.8। आपने क्या निकालना है, अब आपको कैसे पता मुझे ये सेम सीरीज फॉलो करनी है। तो जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है पहले हम उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसने पूछा है कैलकुलेट हिज मास ऑन दी मून, मून पर कितना मास है वो कैलकुलेट करना है। Calculate his mass on moon. Also calculate gravity of the moon. दो क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं इसमें, एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट था जो मैंने अभी ऐड करा।
तो आपने वेट ऑन दी मास ऑन दी मून कैलकुलेट करना है और ग्रेविटी मून पर कैलकुलेट करनी है। तो आप एक बार फॉर्मूले लिख कर देख लीजिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाहिए। मेरे पास मास ऑफ द मून कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑन द मून इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन द मून। इसने मास ऑन द मून भी पूछ लिया, ग्रेविटी ऑफ द मून भी पूछ लिया है और वेट दे रखा है मून पर 98 न्यूटन्स का। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को तो अप्लाई नहीं कर सकती। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, तो मुझे मास के लिए कुछ और भी गिवन होगा जिससे कि मैं मास को कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ गिवन है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ 9.8। तो यहां से मैं अप्लाई करके मास निकाल सकती हूँ और जो मास अर्थ पे होगा वही मास मून पर पाएगा। तो अर्थ पर वेट दे रखा है, अर्थ की ग्रेविटी दे रखी है, मैं उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे निकाल लेती हूँ और वही मास जो अर्थ पे आया है वही कहां पर होगा, मून पर। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे कितना है 588 और अर्थ की ग्रेविटी 9.8। यहां से मास किसके इक्वल आ जाएगा 588 बाय 9.8 दैट इज 60 किलोग्राम। मतलब ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर 60 किलोग्राम का वजन रखता है। तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून पर ले जाया जाएगा तो भी इसका मास कितना रहेगा 60 किलोग्राम ही रहेगा। अब निकालना है ग्रेविटी ऑन द मून। ग्रेविटी के दो फॉर्मूले होते हैं। ग्रेविटी ऑन द मून इज कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट हेवनली बॉडी जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ दैट हेवनली बॉडी का स्क्वायर जिसका भी आप ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हो। अब इसमें मुझे जी पता है, एम और आर नहीं पता है, तो मैं ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगी। इस फॉर्मूले में मेरे को वेट उस एक ऑब्जेक्ट का मून पर पता है, उसी ऑब्जेक्ट का मुझे मास पता है, तो मैं ऐसी कंडीशन में ग्रेविटी ऑफ द मून इस फॉर्मूले से लगाकर कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो वेट ऑन द मून इज इक्वल टू मास नॉर्मली इनटू ग्रेविटी ऑफ द मून। वेट पर कितना मास था, मून पर कितना वेट था 98 न्यूटन, कितना मास है उसका नॉर्मली 68। तो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून 98, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज कांस्टेंट एवरीवेयर 60, ग्रेविटी ऑफ मून जीएम। तो जीएम किसकी इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटी ऑफ मून किसकी इक्वल हो जाएगी 98 बाई 60 दैट इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।